अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, रिपोर्टिंग विद असद में आपको खुशामदीद। नाजरीन, सुप्रीम कोर्ट में 5 जजेस की लिए जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदियाल के नामजद जजेस के 5 जजेस के जो नाम है वो जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अक्सरियती राय से मुस्तरद कर दिए। इसमें जो 5 जजेस के नाम थे, बल्कि आप समझें कि अगर जो वोटिंग जो कराई गई उसमें 9 में से तकरीबन 5.5 वोट जो हैं वो जजों के जो नाम थे उनकी मुखालफत में आए और बाकी आप समझें कि 3.5 वोट जो है वो उनके हक़ में आए। 3.5 वोट इस तरह से कि 5 जजों के जो नाम थे उसमें जो एक जो अपोजिशन में वोट आए उसमें जस्टिस काजी फाइज ईसा ने मुखालफत की उन नामों की। उसमें जो दीगर जजिस थे जस्टिस तारिक मसूद उन्होंने उसकी मुखालफत की और उसके अलावा भी कुछ इसके जजों ने जिन्होंने मुखालफत की उसकी आपको डिटेल जो है वो नासिर साहब बताएंगे। लेकिन जो सरवर जलाल उस्मानी साहब जो कि इंडक्ट किया गया था ढाक जज के तौर पर, जस्टिस उमर अता बंदियाल ने ही उनको किया, उन्होंने भी जो 5 जजेस के नाम थे उनको जो है वो उनको सपोर्ट नहीं किया। उनमें से 3 को सपोर्ट किया और 2 जजेस के नामों को सपोर्ट नहीं किया। तो इस तरह जो मुखालफत वाले वोट थे वो तकरीबन 5.5 हो गए। नासिर साहब, ये जो डिवाइड है आपकी, मैं ये स्टोरी भी देख रहा था जो जनवरी में आपने एक स्टोरी दी थी जस्टिस आयशा मलिक की स्टोरी, इसमें भी अगर देखा जाए तो बहुत उस वक्त भी बहुत डिवाइड थी और उस वक्त जो हुकूमती जो वोट जो थे वोट जिनमें एक उस वक्त लॉ मिनिस्टर बैरिस्टर फ़रूक नसीम का और जो अटॉर्नी जनरल जो थे खालिद जवेद ख़ान, उनका वोट मिला और जस्टिस आयशा जो हैं उनकी एलिवेशन हुई थी सुप्रीम कोर्ट में। अदरवाइज़ उस वक्त भी बड़ी जो है वो शार्प डिवीज़न थी और अभी तो बिल्कुल जो है वो बात हाथ से निकल गई है। इस हवाले से आप क्या कहते हैं और आज के जुडिशल कमीशन के इजलास में क्या हुआ, कुछ अंदर की तफसीलात बताएं, क्या हुआ उसमें? शुक्रिया असद। असल में जो हमारे पाकिस्तान बार काउंसिल और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन और जो दूसरी बार्स हैं उनका ये बहुत पुराना डिमांड है कि जो सीनियरिटी प्रिंसिपल है एक क्राइटेरिया बनाया जाए और उसमें सीनियरिटी प्रिंसिपल को एम्फेसिस दिया जाए। मतलब ये और उसमें और क्राइटेरिया में ये हो कि जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान या चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट्स जो है सिर्फ वो नाम इनिशिएट ना कर सकें, बल्कि जितने भी मेंबर हैं जुडिशल कमीशन के उन सब के पास ये राइट हो कि वो नाम इनिशिएट कर सकें। वो उनका कहना ये है कि बहुत सारे वकीलों, जैसे अगर आपने हाई कोर्ट में एलिवेट करने तो जजेस से ज़्यादा उनके लोगों को, उनके साथियों को पता होता है कि कौन सा वकील कैसा है या तो यही रीज़न आज बनी कि आज जो मीटिंग हुई उस पर उन्होंने कहा कि इसमें जो नाम है, पहले मैं आपको नाम बता दूं उससे आपको क्लैरिटी आ जाएगी। जो पेशावर के देखें, मज़े की बात है कि 4 सीट इस वक्त 17 सैंक्शन स्ट्रेंथ है सुप्रीम कोर्ट की, उसमें से ना अभी जो 13 काम कर रहे हैं तो 4 खाली हैं, लेकिन 5वां खाली हो जाएगा अगस्त में जब जस्टिस सजाद अली शाह साहब रिटायर हो जाएंगे। लेकिन एंटीसिपेटरी जो है वो, तो वो एंटीसिपेटरी नाम ही 5 आए थे, उसमें से एक तो है चीफ जस्टिस हैं पेशावर हाई कोर्ट के, चले उनकी सीनियरिटी का तो कोई मसला नहीं है, कैसे रशीद खान वो सीनियर मोस्ट हैं। लेकिन जो जस्टिस जो लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शाहिद वहीद हैं, ये 4th इन लाइन है, यानी सीनियरिटी में 4थे नंबर पे आते हैं। इसी तरह जो सिंध हाई कोर्ट के हैं जैसे सैयद हसन अजहर रिजवी हैं, जस्टिस मोहम्मद शफी सिद्दीक हैं, जस्टिस नहमतुल्लाह पुलपोटो हैं, ये जो हैं ये 4th 6th 7th में आते हैं। ये तो इनमें से तो एक एंटीसिपेटरी भी थे ना जिनमें वो जस्टिस सजाद अली शाह को कहा गया था कि आप अपना जानशीन चुने। काजी फाइजी साहब ने जो लेटर लिखा है उसमें भी ये, अच्छा ये अनप्रेसिडेंटेड, ऐसा होता नहीं है कि आप इन एडवांस एक जज डिसाइड कर लें कि जब ये सीट खाली होगी मैं जा रहा हूँ मेरी जगह ये बंदा रख लेंगे, तो ये अमूमन ऐसा होता नहीं है, ये अनप्रेसिडेंटेड था। तो इस पे ना कल सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने तो आज स्ट्राइक की कॉल दी हुई थी और सिंध बार काउंसिल ने इस पे उन्होंने डिमांड की थी कि इसको पोस्टपोन किया जाए। और जो पाकिस्तान बार काउंसिल और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की कल एक जॉइंट मीटिंग हुई थी और उन्होंने ये डिमांड किया था कि आर्टिकल 175A को भी अमेंड किया जाए ताकि ये तो जजेस की तरीका है जुडिशल कमीशन का जो कैबिनेट में भी ये मामला आया है। बिल्कुल,
वहाँ भी ये डिसाइड हुआ है और उन्होंने ये शायद कल पार्लियामेंट में भी ये तकारीर हुई है कि ये कोई नए मज़ीद रिफॉर्म्स लाए जाएँ और जो तरीका है सिलेक्शन का इसको चेंज किया जाए और जो चीफ़ जस्टिस के इख्तियारात हैं उनको उसको थोड़ा सा मतलब रूल्स को अमेंड किया जाए ताकि और मेंबर्स भी इनिशिएट कर सकें। लेकिन ये जो आपने देखा होगा ये जुडिशल कमीशन की जब भी मीटिंग होती है माहौल जो है वो एकदम टेंस हो जाता है। तो आज भी माहौल कोई इतना अच्छा कोई बहुत फ्रेंडली एनवायरनमेंट में नहीं था, ये टेंस माहौल में ही डिसीजन हुआ है। 3 बजे मीटिंग हुई थी और तकरीबन 5:30 पौने 6 तक ये बात तकरीबन 6 बजे खत्म। हाँ सब ये इसमें कल बिलावल भुट्टो जो है उन्होंने अपनी एक स्पीच की थी उसमें पार्लियामेंट में और उसमें भी उन्होंने जजेस की तकर्री का जो तरीकाकार था उसमें उन्होंने इस बात में ये बात बड़ी उसमें कहा कि ये तो फिर चीफ जस्टिस जो है वो उनके फ़र्द वाहिद के हाथ में चला गया, जबकि जो 18वीं तरमीम में उन्होंने ये जो जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान और पार्लियामेंट्री कमेटी बनाई थी जजेस की अपॉइंटमेंट के लिए, तो उसमें यह था कि 2 इंस्टीट्यूशंस जो है वो उनके पास जाए और जो एक तरीकाकार भी ये था जो 175A में जो तरमीम की गई थी जजों की अपॉइंटमेंट में कि जो उनका नाम जो है वो हाई कोर्ट जो है वहाँ से इनिशिएट होगा, जो उसमें जो बार एसोसिएशन का जो रोल बार काउंसिल्स का जो रोल जो है बीच में डाला गया था उसका ये था कि एक जो है वो एक कंसेंसस के साथ जो है वो नाम आए। लेकिन जो बिलावल भुट्टो ने भी कहा कि हमें धमकी दी गई थी 19th अमेंडमेंट जो है वो अगर ना लेके आए तो ये हम 18वीं तरमीम से जो है वो ख़त्म कर देंगे। उन्होंने कहा कि हम ब्लैकमेल भी हो गए और अब देखें कि उसका जो आज उसमें ट्रेडिशनली जो यही होता था कि चीफ जस्टिस जो है ऑफ पाकिस्तान वो अपने बंदे जो है वो नाम भिजवाते थे जजों को, हाई कोर्ट के जजेस को कि ये इन बंदों के नाम भेज दें और फिर उनको जो है वो कर दिया जाता था। लेकिन अभी जो ये आज का जो एक शिकस्त हुई है एक देखिए ये एक कोई छोटी बात तो नहीं है कि उन्होंने लास्ट जो मीटिंग हुई थी ये आपकी स्टोरी में देख रहा था जनवरी में 6 जनवरी को जो मीटिंग हुई उसमें जो जस्टिस उस वक्त चीफ जस्टिस थे गुलजार अहमद, फिर जस्टिस उमर रज़ा बंदियाल, जस्टिस सरमद जलाल उस्मानी, बैरिस्टर फ़रोग नसीम और खालिद जावेद खान, यानी कि जो 2 यानी कि 3 आप समझें कि वो आउटसाइडर थे। सरमद जलाल उस्मानी साहब भी अडॉक थे, वो जुडिशरी का हिस्सा नहीं है, वो रिटायर हैं लेकिन जुडिशल कमिशन में एक रोल है, आउटसाइडर है ना। हाँ, लेकिन फ़रोग नसीम साहब थे और जो खालिद जावेद खान साहब ये आउटसाइडर थे। तो ये 2 वोट जो है वो पड़े थे जस्टिस आयशा मलिक और जो मुखालफत में आए थे जस्टिस काजी फाइज ईसा, जस्टिस मकबूल बाकिर, जस्टिस सरदार तारिक मसूद और फिर पाकिस्तान बार काउंसिल जो है। चले यहाँ भी आप समझें कि पाकिस्तान बार काउंसिल बेंचेस का हिस्सा नहीं है, तो बेंचेस में से 3 जो जजेस जो है वो बड़े जो उन्होंने मोतबर जजेस जो हैं मोअज़्ज़ज़ जजेस जो हैं उन्होंने उसको अपोज़ किया। तो ये उसके बाद से आप देखिए कि उसके बाद से कितनी वैकेंसीज़ खाली हुई और ये वैसे तो ट्रेडिशनली वैकेंसी खाली होती थी तो एक हफ्ते बाद या महीने बाद एक इजलास हो जाता था जुडिशल कमीशन में, ये इनको जो है वो जमा करते गए और फिर 4 जब हो गई तो उन्होंने एक 5वीं भी साथ मिला के जो फाइज़ साहब ने जो अपने लेटर में लिखा है कि आप ये इंतज़ार करते रहे हैं कि जब गर्मियों की छुट्टियाँ नोटिफाई हों, जजेस छुट्टियों पे जाएं तो फिर उस वक्त जो है वो आप इकट्ठा जो है वो उनको सारों को इकट्ठा कर लें। और उन्होंने ये भी कहा कि अगर आपने करना है तो आप 13 अगस्त तक कर लेते, मैं वापस आ जाता। नहीं देखें उसमें जो कल बिलावल साहब ने स्पीच की है ना, उन्होंने और एक बहुत अहम बात की जो आप मिस कर गए। उन्होंने कहा कि हमें ये कहा जाता है कि प्राइम मिनिस्टर अकेला डिसीजन नहीं ले सकता, कैबिनेट करेगी, ठीक है, लेकिन उधर चीफ जस्टिस साहब अकेले डिसीजन लेते हैं तो ये नहीं होना चाहिए। इसको हम फिर उन्होंने ये कहा कि कमेटी बनाए और फिर एक पार्लियामेंट की कमेटी बन के एक अमेंडमेंट तजवीज़ की जाए, नंबर 1। नंबर 2, जब उन्होंने ये बात की कि 18th अमेंडमेंट में हम ब्लैकमेल हो गए तो फिर क्यों ब्लैकमेल हुए भाई? सुप्रीम कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को कैसे अंडू कर सकती है, मुझे ये बात समझाए ना। तो जब आपको ये मालूम था कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को अंडू करना इतना आसान नहीं है तो आपको ब्लैकमेल नहीं होना चाहिए था। अच्छा, अब इसमें सुप्रीम कोर्ट की अगर हम अंदरूनी सूरत हाल देखें तो जिस वक्त जस्टिस उमर रज़ा बंदियाल साहब जो थे वो सीनियर मोस्ट जज थे, सीनियर प्यूने जज थे, तो उस वक्त उन्होंने जो 2-3 यहाँ पर अपॉइंटमेंट्स हुई हैं, जिस तरह जस्टिस आयशा मलिक हैं, इस तरह से 1-2 और थे, वो उन्होंने अपने लाइक माइंडेड लोग जो हैं वो एलिवेट करवाए। चीफ जस्टिस जो है वो जो कि उनके साथ उनकी बहुत अच्छी थी जस्टिस गुलजार के साथ, तो वो उन्होंने करवाए। अभी सीनियर मोस्ट जज जो है जस्टिस काजी फाइज ईसा है, जो कि जिनका एक लेजिटिमेट ये उनका राइट है कि जो अभी आप जज रख रहे हैं, क्योंकि बंदियाल साहब तो अगले साल रिटायर हो जाएंगे, तो इन्होंने जो है वो आगे फिर 1 साल जो है वो चीफ जस्टिस रहेंगे। तो क्या आपके ख्याल में ये मुनासिब नहीं था कि जो जजेस जो हैं, जो इस वक्त 5 जजेस, वो काजी फाइज ईसा साहब की मशावरत से या उनके
मर्जी से जो है वो आते, ना कि वो जिस तरह से उन्होंने ख़त लिखा है उसमें तो ये लगा कि वो, बल्कि उन्होंने अपने ख़त के अंदर, आप शायद देखें उसके ख़त में जो लास्ट जो सफ़ा है उसमें उन्होंने लिखा है कि ये जो ड्यू प्रोसेस जो है उसको ब्लिट्सक्रीग, उसका लफ्ज़ लिखा है ब्लिट्सक्रीग, यानी कि वो जो हिटलर की हिकमत अमली होती थी ना कि आनन फानन सारे चीज़ें करके लोग अभी शौक। असल में बात देखें ना, जो सुप्रीम जुडिशल कमीशन है ना, उसके जो रूल्स हैं उसमें इनिशिएट ही चीफ जस्टिस करता है। जब तक वो ये रूल में रहेगा तो उससे फ़र्क नहीं पड़ता कि जज सीनियर प्यूनियर है या कोई भी है। जस्टिस गुलजार ने जो बात सुन लेना, लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आइडियली यही होता था कि जजेस आपस में बैठें और फिर ये डिसाइड करें, और चूँकि हर जज के एक्सपीरियंसेस होते हैं, उनको पता होता है कि कौन सा जज या कौन सा वकील जो है वो अच्छा परफॉर्म कर रहा है। लेकिन बात असल ये है कि जो बार काउंसिल्स और बार एसोसिएशन उनकी तो डिमांड ही यही है कि अपने चैम्बर फेलोज़ और नियर एंड डियर वंस, या जो अपने लाइक्स और जो पिक एंड चूज़ है, चेरी पिकिंग है, वो उठाए जाते हैं और वो उन्हीं को जजेस लाए जाते हैं। लेकिन जैसे आपको जो लिस्ट आ रही है, ज़्यादातर अभी तक जो आ रही है वो जूनियर हैं, वो सीनियर नहीं है। लेकिन जो दूसरी साइड है उनका पॉइंट ऑफ व्यू ये है, मैंने एक दो लोगों से भी बात की थी, वो ये कहते हैं जजेस चाहिए जो क्रिमिनल केसेस को समझे अच्छी तरह, उनके एक्सपर्ट हो। ऐसे जजेस चाहिए जो सिविल केसेस को चलें, जो फैमिली केसेस को समझें, मतलब इस तरह की जजेस चाहिए। क्योंकि सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट को लाएंगे तो हमारे पास हर किस्म का केस आता है, तो फिर हमें डिफ़िकल्टी होती है समझने में भी, और भी मसले। मतलब ये उनका पॉइंट ऑफ व्यू। मैं आपको दोनों साइड बता रहा हूँ। एक साइड ये कहती है कि पिक एंड चूज़ है, दूसरी साइड कहती है नहीं, हमें जो है वो हर किस्म का एक्सपर्टी है। बताइए कि ये भी कहा जाता है कि ये जो अपॉइंटमेंट अभी जिस तरीके से की जा रही है, एक लेगेसी है, ये जिसको चाहते हैं कि उसको कंटिन्यू रखा जाए, उसको कैरी फॉरवर्ड किया जाए, और ऐसे जजेस जो हैं उनको लगाया जाए जो कि वो एक लाइक माइंडेड जो ग्रुप है वो एक उसकी वो रहे, एक अक्सरियत रहे। जस्टिस साकिब निसार जो है, फिर उसके बाद उन्होंने इस बड़े जूनियर जजेस उन्होंने प्रमोट करने शुरू किए। आपके ख्याल में ये जो अभी 5 जजेस वाला जो मामला हुआ है, तो इससे वो जो लाइक माइंडेड ग्रुप है उसको तो बड़ा धचका लगा होगा? वही मैं आपको बताना, आप मुझे असल में मैं ये बताना चाह रहा था कि डिवीज़न है बहुत ज़्यादा जुडिशरी में, तो यही है कि वो यही चाहते हैं कि जो वन साइड के जो थिंकिंग है या लाइक माइंडेड है उनकी मेजॉरिटी हो जाए, और जो लाइक माइंडेड नहीं है उनकी माइनॉरिटी हो जाए। लेकिन अभी तक ये उसमें मसला चल रहा है। देखें, सुप्रीम कोर्ट ने, आपको पता है सुप्रीम कोर्ट के एलिगेशन यही लग रहा है ना कि मखसूस जजेस ही बड़े मखसूस केसेस, हाँ, ऐसे सीनियर मोस्ट जजेस उनको मतलब उस बेंच का हिस्सा नहीं बनाया जाता। अच्छा, आपके ख्याल में अगर ये 5 जजेस इनकी अपॉइंटमेंट हो जाती तो क्या काजी फायज़ ईसा साहब अगर चीफ जस्टिस बनते तो क्या वो सही चीफ जस्टिस के तौर पे अपना वो कर सकते कि वाह, या वो उनके हाथ बंधे रहते? वही ना, मैं वही बता रहा हूँ, लाइक माइंडेड की मेजॉरिटी हो जाती। पहले भी ऐसा होता था कि सुप्रीम कोर्ट में एक इस तरह की चीज़ें होती थी, लेकिन वो बाहर नहीं आती थी। डाइसेंट होता था, वो सवालों में, वो फैसलों में आता हाँ, फैसलों तक की तो ठीक है, लेकिन अंदर नहीं होना चाहिए। आपको याद है सज्जाद अली शाह साहब के ज़माने में ये मसला शुरू हुआ था, उसके बाद फिर इफ्तिखार चौधरी साहब ने सबको कंट्रोल में रखा हुआ था, वो डिसेंटिंग होने ही नहीं देते थे, वो माहौल ही ऐसा बना के रखते थे। लेकिन अब ये जो चीज़ें बाहर आ रही हैं, ये इंस्टीट्यूशन के लिए अच्छा नहीं है, इसका नुकसान है। सब आखिर में आपने भी स्टोरी भी करनी है इसको, आखिर में थोड़ा सा ये बता दीजिए कि अब चूँकि 2 हुकूमती जो वोट थे जिनके अगर आ जाते तो आइंदा सुप्रीम कोर्ट का एक सिनेरियो चेंज हो जाता, ये 5 जजेस आ जाते तो सिनेरियो चेंज हो जाता, तो 5 और 4 से जो है वो हुआ तो वो 2 उधर चले जाते, तो या एक भी चला जाता तो वो हो जाना था उन्होंने। तो अब अगर इस सूरत हाल में अब जो हुकूमत है उस पर कैसे गुस्सा उतरेगा? कल वो नैब का तरमीम जो बिल है वो भी लग गया है, वो कल केस लगा हुआ है, एक्ट जो है वो जो ईवीएम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन वाला वो भी लगा दिया है। लेकिन जो नैब का केस है उसमें एक जस्टिस मंसूर अली शाह साहब भी बेंच में है, वो तो आपको याद होगा। हाँ, लेकिन याद होगा कि पिछली दफ़ा भी वो ऑलमोस्ट स्टे देने वाले थे बेंच, लेकिन मंसूर अली शाह साहब ने रेजिस्ट किया था तो स्टे नहीं दिया था। उन्होंने यही कहा था कि पार्लियामेंट का बनाया हुआ लॉ को हम कैसे स्टे कर दें, अमेंडमेंट गलत है, ये सही वो हम बाद में देखेंगे, लेकिन स्टे नहीं कर सकते। तो ये बात है कि गवर्नमेंट को मुश्किलात तो आएंगी, लेकिन बात असल है कि वो क्या कहते हैं ना, 2 व्हील्स ऑफ द चैरियट्स, मतलब एक चैरियट के दोनों
पहिए हैं ना, तो वो मिलकर ही चलेंगे। बेहतर ये है कि माहौल साजगार रहे। अब तो क्या साजगार रहेगा, उनके हाथ से आपने वो सारा उनकी टीम ही तोड़ दी, वो जो बनाने वाले थे। तो अब तो गुस्सा तो वो निकालेंगे। बिल्कुल, मतलब देखिए जज गुस्सा नहीं निकालते, लेकिन ये है कि लेकिन ये है कि माहौल उस तरह का नहीं होगा, कंड्यूसिव नहीं होगा, कॉर्डियल नहीं होगा। ये बात आपकी ठीक है कि कॉर्डियल नहीं होगा, लेकिन ये गुस्सा निकालने वाली बात नहीं होती, कॉर्डियल नहीं होगा, ये कह लें। नाज़ साहब, आपके चूँकि बेंच के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात नहीं हैं। वो बात नहीं है, लेकिन तो एक अल्फाज का चुनाव अच्छा होना नहीं यार, चले आप तो नाज़ साहब, तो नाज़रीन, ये अब जो है वो हुकूमत के लिए जो है वो उनके दो वोट नहीं पड़े, तो उसी वजह से जो है ये 5 जजेस जो हैं जो कि नामजद थे चीफ जस्टिस के, और उन्होंने बड़ी इस पर एफर्ट भी की। बड़ा 4-5 महीने से वो प्लान कर रहे थे कि इन बंदों को मैंने लेके आना है, और वो जो है वो आखिरी वक्त पे जो है वो सारे किए किराए पर 2 हुकूमती वोटों से जो है वो पानी फिर गया। तो अब हुकूमत के लिए भी जो है वो सुप्रीम कोर्ट में शायद कोई इतना अच्छा और कंड्यूसिव जो है वो इन्वायरमेंट नहीं रहे। बहरहाल आगे क्या होता है, कल भी एक बड़े अहम केस का जो है वो समाअत होगी। आपको मज़ीद अपडेट करेंगे। हमारे साथ रहने का शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।